हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की लास्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा है। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उसका आज हम लोग प्रीवियस क्लास में केस 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं। सबसे पहले केस 2 में होता क्या है कि जो हमारी इक्वेशन लिखी होती है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे कोई आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ मिलेगा अगर केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। ठीक है, फिर हमने लिखा क्या? वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन इन द एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। हम लोगों ने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन देखे हैं। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे ऑलवेज 0 होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है कि इसमें जो है 3 केस होते हैं। केस 1 हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, केस 2 आज हम पढ़ रहे हैं और केस 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो इज इक्वल टू केस 2 है आपका कि कोई पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स की जगह पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हम लेट कर लेते हैं वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है यहाँ से आपको ऑर्डर निकालना होता है। ऑर्डर कैसे निकालते हो? जो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है n+2, n+1 और n। तो सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट कौन सा है? n+2। तो n+2 से स्मॉलर कौन सा है? n। तो बड़े से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो n+2 से जब आप n माइनस करोगे बचेगा क्या? 2 बचेगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो अगर ऑर्डर 2 है इसका मतलब हम आर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला टर्म ये है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले टर्म की जगह पे आर हो जाएगा और इसके बाद आर के बाद फिर आर की पावर 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे केवल -2 बचेगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया है और इसकी वैल्यू निकली है 2 और -1। फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है इक्वेशन को? ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वाई एन एच हमने क्यों डाल दिया है? क्योंकि अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया है, क्योंकि वो एक होमोजीनियस पार्ट है इसलिए हमने वाई एन के ऊपर एच लिख दिया है होमोजीनियस के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं? जो भी वैल्यूज निकली हैं उसकी पावर हम n लगा देते हैं और अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। तो हमने -1 के लिए कांस्टेंट टर्म यूज करा b1 इंटू -1 की पावर n प्लस b2 2 की पावर n। ठीक है, लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे लेट करते हैं उसको देखिए। अगर आपका कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अब पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। मतलब हमें n स्क्वायर तक की वैल्यू लिखनी होगी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? और हमें n स्क्वायर तक लिखने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म होगा a0 देन a1 n देन प्लस a2 n स्क्वायर। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। अगर हमारा पॉलिनोमियल अगर हमारी डिग्री 3 होती तो हम एक टर्म और आगे बढ़ जाते और एक नया कांस्टेंट टर्म आ जाता a3 एंड देन n3। ठीक है, तो अभी जितना है आप उसको देख के समझिए। तो y1 हमने ले लिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब yn की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमारा जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में क्या गिवन है? yn+2 माइनस yn+1 माइनस 2yn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब हमें इसमें अगर yn की वैल्यू हमने ये ली है तो yn+2 की वैल्यू क्या होगी? yn+2 की वैल्यू हो जाएगी जहां जहां पे n है वहां पे n+2 आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से yn+2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी? a0 प्लस a1 n+2 प्लस a2 n+2 का होल स्क्वायर। तो वो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब अगर हमें वाई एन प्लस वन की वैल्यू चाहिए तो हम इस वाली इक्वेशन में एन की जगह पे एन प्लस वन पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा a0 प्लस a1 एन प्लस वन प्लस a2 एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद 2yn तो ये है ही है, तो सेम वैल्यूज पुट कर दी, इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ये देखिए ये वाला जो काम हमने किया है, यहाँ लिख दिया है रफ वर्क, इतना पूरा रफ वर्क है, यहाँ पे हमने आपको समझाया है। इसको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन के साथ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के साइड में आप करके देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले हमने इस पूरे में लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म अलग लिख लिए। कौन कौन से कांस्टेंट टर्म हमको मिले थे इस पूरे में? कांस्टेंट टर्म का मतलब है जिसके साथ एन वाला टर्म ना हो, एन ना हो, एन स्क्वायर ना हो, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हमने ये कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला a0 था, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2a1 है, ठीक है। एन वाला और एन स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखना है, बाकी लिखने हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म लिख लिए, फिर उसमें से जो कट रहे थे काट दिए, जो बचे वो ये थे -2a0 प्लस a1 प्लस 3a2। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। वैसे तो ये लिखने का तरीका सही नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया रफ वर्क। अब नंबर ऑफ एन टर्म्स मतलब एन के जितने भी कोफिशिएंट हैं, एन के साथ अभी हमने लिखे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, na1, क्या मिल रहा है, na1। इसी तरीके से यहाँ पे हमें टर्म मिलेगा 4na2, ठीक है। एन वाले टर्म लिखने, यहाँ इसको हम कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, उससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा स्क्वायर है तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एन की कुछ वैल्यू आएंगी, उसमें से कुछ टर्म आपके कट जाएंगे, फिर मिलेगा क्या, मिलेगा -2na1 प्लस 2na2, ठीक है। तो ये मिलेगा, ये नंबर ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन के ये वाले टर्म मिल रहे हैं। अब हम एन स्क्वायर का देख लें, कौन कौन से टर्म मिलेंगे। यहाँ पे एन स्क्वायर का टर्म क्या मिल रहा है, केवल एन स्क्वायर a2 मिल रहा है, यहाँ पे एन स्क्वायर a2 मिल रहा है माइनस का, और यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस का 2n स्क्वायर a2। तो ये हमने लिखे हैं, इसमें कुछ टर्म्स कट गए हैं और बचा क्या है, -2n स्क्वायर a2। तो अब हमें ये अलग अलग चीजें दिख गई, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे एन वाले टर्म है, और ये हमारे एन स्क्वायर वाले टर्म है। और ये बार बार बोल रहे हैं, ये हम लोगों का रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए हमने बोर्ड पे कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, दोनों साइड जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल करके लिखो, फिर दोनों साइड जो एन के टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एन है, उनको लिखो, फिर दोनों साइड जो एन स्क्वायर कोफिशिएंट के टर्म हैं उनको लिखो। तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखा, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं, केवल एन स्क्वायर लिखा, तो 0 हो गया। फिर एन वाले टर्म क्या थे, एन के कोफिशिएंट क्या थे, 2a2 माइनस 2a1। एन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं एन के कोफिशिएंट, और एन का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, तो 0 लिख दिया। इसी तरीके से a2 एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2a2, और राइट हैंड साइड पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब इन 3 इक्वेशन बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 3 a2 की वैल्यू आ गई -1/2। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, a1 इज इक्वल टू a2, तो जो वैल्यू a2 की है वही वैल्यू a1 की हो गई। अब a1 और a2 की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो वहां से हमें a0 की वैल्यू मिल गई -1। अब आपको ये देखना है कि a1, a2 और a0 कहाँ पे यूज हुए हैं, इस वाली इक्वेशन में, मतलब आपको इसमें पुट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो। हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको हम लिख दें, कोई इक्वेशन लिख देते हैं, ये हमारी है इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन बी, ठीक है। अब बी में जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, yn इज इक्वल टू a0 क्या मिला है, -1, प्लस a1 क्या मिला है, -1/2n, प्लस a2 क्या मिला है, -1/2
एन स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या आपको मिला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला है। और उससे पहले आपकी जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को भी आप कुछ नाम दे दो, मान लो हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ देते हो तो मिल जाता है आपको जनरल सॉल्यूशन। तो अब ये हमको मिल गया बी में पुट करने के बाद, और ये अब अगर हम इसमें ये ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड में नीचे तक का आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, यही लाइन आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा रब करके पार्ट को और फिर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करें, ये लाइन आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इस लाइन को हम कहाँ लिख सकते हैं, ये रफ वाला एरिया हम जो है रब कर देते हैं, ठीक है। इस रफ वाले एरिया को हम रब कर देते हैं, और अब उसके बाद हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए हमने क्या किया, ये भी चीज यहां से हटा देते हैं। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन बी, ठीक है। देन एडिंग विद सी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले फिर क्या आपको मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, yn इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेते हैं b1 माइनस 1 की पावर n प्लस b2 2 की पावर n। अब हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दें, प्लस a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, a0 की वैल्यू क्या है, -1, a1 की -1/2n, a2 की -1/2n स्क्वायर। तो ये आपका मिल गया जनरल सॉल्यूशन। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सेम वैल्यू मिली है कि नहीं। -1 -n/2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया केस 2 के लिए। तो जहां आपका रफ वर्क था उसी में हमने ये वैल्यूज पुट करके आपको दिखा दी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस करेंगे, केस 3। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।